हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज के इस वीडियो में मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं वो कंपनी पिछले 15 महीना में 4x रिटर्न दे चुका है। अब आने वाला 15 महीना में ये फिर से 4x देगा या नहीं, तो इसका पैसा शेयर प्राइस और घट जाएगा। ये समझने के लिए हमें इस कंपनी को पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि इसके पास अभी कितना ऑर्डर है, जो फ्यूचर में इसको कुछ काम जो मिला है जिसके वजह से ये रेवेन्यू जनरेट करेगा या नहीं। दूसरा बात हम समझेंगे, ये जिस सेक्टर को या जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, ओवरऑल वो सेक्टर यदि ग्रो कर रहा है तब तो इस कंपनी के भी ग्रो करने का चांस बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको एक अपना प्रेजेंटेशन फाइल जो मैंने आपके लिए ही बनाया है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें हम समझेंगे कि ये डिस्क्लेमर है कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये एजुकेशनल पर्पज से है, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप यदि शेयर बाय करें, होल्ड करें या एग्जिट करें, आप अपना रिसर्च कर लें। उस न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में मैं आज बात करूंगा आपसे। इसका ये मार्केट कैप स्मॉल कैप के अंतर्गत आता है और ये जो सेक्टर है ये आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंडस्ट्री है आईटी सॉफ्टवेयर। हम समझेंगे कि इस सेक्टर जो आईटी सेक्टर है इसके अंतर्गत जैसे ये एक आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और कितनी इंडस्ट्री आती है। एक है बीपीओ जिसके अंदर 41 कंपनीज है, आईटी एजुकेशन, आईटी सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, आईटी नेटवर्किंग, फिनटेक, ये सारी कंपनी इसके अंतर्गत आती है। तो एक दो तीन चार पांच छह इंडस्ट्री इस आईटी सेक्टर के अंतर्गत है। और हम जो इसमें बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है ये न्यूजन कंपनी। सेक्टर एनालिसिस, ये सेक्टर हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इसके अनुसार हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 23 था उसमें इंडिया के जीडीपी में 7.5% हिस्सेदारी रही आईटी इंडस्ट्री की। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 2025 तक 10% कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडिया जीडीपी में आईटी इंडस्ट्री का। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि इसमें ये ग्रो करने वाला है, ये ग्रो करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, तभी तो जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट कर पाएगा। उसके अलावा एक रिपोर्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंसल्टेंसी फर्म ब्रेन एंड कंपनी और इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके अनुसार इंडिया प्रोड्यूस करता है 16% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, पूरे दुनिया का 16% एआई टैलेंट प्रोड्यूस करता है इंडिया, जो कि थर्ड हाईएस्ट है पूरे दुनिया में, तीसरा ऊपर से थर्ड नंबर पे है एआई टैलेंट प्रोड्यूस करने में इंडिया का स्थान। इससे भी हमें अंदाज लग सकता है कि हम आईटी इंडस्ट्री में हम कितना तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इंडस्ट्री ग्रो करेगा तभी तो उसके अंतर्गत आने वाली कंपनियां ग्रो करेगी। और उस इंडस्ट्री के अंतर्गत जो कंपनी आती है, यदि उसमें से कोई एक कंपनी चुनकर हम शेयर लगाते हैं, एक या दो या चार, तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। इंडिया आईटी इंडस्ट्री जो है, इंडिया का जो आईटी इंडस्ट्री है वो 350 यूएस बिलियन डॉलर हिट करने का उम्मीद है 2026 तक। बहुत आगे जाने का जज्बा रखता है आईटी इंडस्ट्री। अब देखिए ये रिपोर्ट जो है इसके अनुसार ये है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर। इसने आपका एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो, यानी हमारे यहां जो इन्वेस्टमेंट हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू 103 बिलियन यूएस डॉलर 2000 से लेकर 2024, यानी 24 साल में 102 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट एफडीआई ने किया। अब ये जो आंकड़ा है ये ज्यादा है कि कम, ये इससे पता चलेगा
कि DPIIT इसके अकॉर्डिंग एफडीआई ने जो अन्य अन्य सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में, तो ये सेकेंड रैंक पर आता है सेक्टर के अकॉर्डिंग। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर ये सेकेंड पोजीशन पर आता है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। आईडीसी के अनुसार आईडीसी के अनुसार इंडिया इंडिया पब्लिक क्लाउड सर्विस का रेवेन्यू 8.3 यूएस डॉलर बिलियन 2023 में टच किया था, और जो उम्मीद है 24 बिलियन 2028 तक, यानी कि 23 से लेकर 5 साल और 24 अभी से लेकर 4 साल में ये हो जाएगा 24 बिलियन डॉलर पहुंचने का उम्मीद है। यानी 5 साल में 23 से 28 5 साल में 3x होने का उम्मीद है। 23.8% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न से ये ग्रो करेगा। अब हम समझते हैं हमारा जो न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चूंकि ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी है, यानी कि ये सिर्फ इंडिया बेस्ड ही नहीं है, इनका सर्विस और प्रोडक्शन ये सारा चीज अन्य देशों में भी है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी इसमें इसके अंतर्गत डिजाइनिंग और डिलीवरिंग एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इस बिजनेस के अंतर्गत आता है। यानी जो न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इनका जो बिजनेस है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, और इसके अंतर्गत डिजाइनिंग और डिलीवरिंग एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी है। कस्टमर को ये सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है। 32 साल इसकी स्थापना होने से हो चुका है, और इस कंपनी का डायरेक्ट प्रेजेंस है 8 देशों में, और पूरी दुनिया में 76 कंट्री, 76 कंट्री है जहां पर कि इस कंपनी न्यूजन सॉफ्टवेयर के कस्टमर हैं, और 350 से ज्यादा ग्लोबल पार्टनर हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी स्मॉल कैप में आने के बावजूद ये काफी अपना विस्तार कर चुकी है। अब इसमें देखिए इस स्लाइड में कहता है कि ये हेल्प कर, दरअसल इसका क्या काम आता है, लोग क्यों इसका सर्विस लेते हैं या इससे क्यों जुड़ते हैं। तो ये जो वही बिजनेस लोग चला रहे हैं अपनी और जो काम करते हुए हैं, अपना व्यापार करते हैं, वो अपने बिजनेस को डिजिटल करने के लिए, चूंकि अब डिजिटल पूरी दुनिया होते जा रही है, तो अपना जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, उसको डिजिटल करने के लिए इस कंपनी के पास आते हैं और इसका सॉफ्टवेयर इनसे बनवाते हैं, जिससे कि कंपनी को आसानी हो जाती है डॉक्यूमेंट को मैनेज करने में, वर्कफ्लो इंप्रूव करने में, और अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करने में। इसके अलावा ये अपनी न्यूजन सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत सारा टूल्स और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, जो कि प्रोसेस को, जो भी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रोसेस को ऑटोमेट करने में और उसके ऐप को डेवलप करने में ये काफी मददगार साबित होता है। न्यूजेन जो है हमेशा से अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा रहता है ये कंपनी, इसलिए ये अपना इन्वेस्ट करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ताकि जो इनका सॉफ्टवेयर है वो स्मार्टर बन सके और मोर एफिशिएंट हो सके, और ये हेल्प करता है बिजनेस को अप टू डेट रहने में। ये जो है ये रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक बनाया है, समझिए ग्राफ। इसके हिसाब से चूंकि इस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, पूरी दुनिया से अलग अलग देशों से आ रहा है, तो आप जैसा देख सकते हैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है ईएमईए। ईएमईए का मतलब हो गया यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका। यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से 34% रेवेन्यू जनरेट करती है न्यूजन सॉफ्टवेयर।
इंडिया से 33% रेवेन्यू जनरेट करती है और 15% रेवेन्यू जनरेट करती है एशिया पैसिफिक, एक्सक्लूडिंग इंडिया, इंडिया को छोड़कर 15% रेस्ट कंट्री जो एशिया के अंतर्गत आता है वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। हम यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंतर्गत आप देखिए कि जो प्रमोटर्स होल्डिंग है ये वाला 54% प्रमोटर्स होल्डिंग है, एफआईआई 18%, डीआईआई का 10% है और पब्लिक हमारे जैसे लोग 18% है इसमें हिस्सेदारी। अब समझते हैं ऑर्डर, इनके पास कौन कौन सा ऑर्डर है अभी फिलहाल। देखिए ये एपेक मार्केट, एशिया पैसिफिक मार्केट में आपका इंडोनेशियन स्टेट बैंक, इंडोनेशिया का जो स्टेट बैंक है उसने इस कंपनी यानी न्यूजेन के साथ में पार्टनरशिप किया है। और किस काम के लिए किया है, यानी कि इनको अपना हिस्सा बनाया है बिजनेस में योगदान के लिए और रिटेल लोन ऑर्गेनाइजेशन सॉल्यूशन के लिए इसके साथ में हाथ मिलाया है इंडोनेशिया की स्टेट बैंक ने। और ऑर्डर वैल्यू कितना है, 109 मिलियन रुपीज। ठीक है। दूसरा, ये मलेशिया का जो गवर्नमेंट बैंक है उसने फाइनेंसिंग सॉल्यूशन के लिए इसके साथ में एक तरह का एग्रीमेंट किया है और उसका ऑर्डर वैल्यू है 106 मिलियन। और अमेरिका मार्केट में ये इनका एग्रीमेंट एक साइन हुआ है जो मिड साइज का कॉमर्शियल और रिटेल बैंक है जो कि डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए इसके साथ में एक तरह का एग्रीमेंट साइन हुआ है और जिसका वैल्यू है ₹99 मिलियन। इसको देखकर हमें यह अंदाजा लगा सकता है कि इससे अभी काफी ऑर्डर आया हुआ है, यानी काम की कमी नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड काम है। उसके अलावा फिनटेक ऑनबोर्डिंग सॉल्यूशन के लिए ये कतर के जो बड़े बड़े बैंक है वहां पर से ये इनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है और इनका ऑर्डर वैल्यू 98 मिलियन है। दुनिया के अलग अलग देशों के साथ में यदि किसी भी कंपनी का बिजनेस हो और रेवेन्यू आए तो उसका बड़ा फायदा ये होता है, मान लीजिए किसी वजह से मान कोई एक देश में कोई दिक्कत आ गई, कोई वार स्टार्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई पेंडेमिक है, तो रेवेन्यू पूरा तरह से इम्पैक्ट नहीं होगा, दूसरे जगह से आता रहेगा। तो ये फायदा है। अब देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि 18,000 करोड़ की ये कंपनी है, स्मॉल कैप है और इसका अभी करेंट प्राइस चल रहा 1,318 रुपया। पी भी समझेंगे अगले साइड में। आरओसी 26% रहा है लास्ट ईयर का, आरओई भी अच्छा रहा है और शेष ग्रोथ भी 26.7% है जो कि बहुत ही अच्छा है। डेट बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है डेट, और प्रमोटर्स होल्डिंग इज ऑल्सो मोर देन 50%, ये भी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, प्लेज कुछ भी प्लेज नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 73%, मोर देन 3 होना चाहिए तो बहुत है, और करेंट रेशियो भी अच्छा है। अब हम देखते हैं आरओसी, सॉरी सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स का एवरेज, ये भी 17% के आसपास है जो कि बढ़िया है। आरओई भी अच्छा है 5 साल का एवरेज। ओपीएम लास्ट ईयर 23.6%, वेरी गुड, और ओपीएम 10 ईयर्स एवरेज 21% है, बहुत अच्छा। फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, किसी तरह का इसमें कहीं भी डाउट नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। फाइनेंशियल्स में देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है। देखिए जो रेवेन्यू है इसका, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपनी जब आप जाइए सर्च करने समझने, तो रेवेन्यू देखिए कि बढ़ रहा है कि नहीं, सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं, 15% से ग्रो करना चाहिए और ऑलमोस्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली देखिए कि यहाँ 2020 में देखिए 577 करोड़ था, उसके बाद रेवेन्यू 610 करोड़ हो गया, फिर 711, अभी 23 मार्च 188, और यहाँ से बड़ा जंप आया 1136, और अभी लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ 1195 है, तो अच्छा ही है। नेट प्रॉफिट आप देखिए यहाँ पर बड़ा जंप आया था, 2020 में 66 से लेकर के डबल हो गया था 2021 में इसका ये नेट प्रॉफिट।
और यहाँ फिर आगे बढ़ता ही जा रहा है, 156, 168 और 237 करोड़ इस साल का रहा है नेट प्रॉफिट। अभी टीटीएम है 253 करोड़। ईपीएस भी बढ़ रहा है। ये ईपीएस और पी के लिए मैंने एक अलग से स्लाइड बनाया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, और आप अपने भी हिसाब से इसको एक जरूरी ही चीज मानिए। आप देखिए अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है और इसमें पी भी बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर यदि बढ़े और अर्निंग पर शेयर चूंकि डिनोमिनेटर होता है, तो शेयर प्राइस यदि नहीं ग्रो करेगा तो पी घट जाएगा। आपको यदि ये सारी बात ऊपर से जा रही है, उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो ईपीएस पी पर मैंने एक अच्छा, बहुत अच्छा वीडियो बनाया, उसमें आपको एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो उस वाले वीडियो का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो ईपीएस बढ़ रहा है और पी भी बढ़ रहा है, क्योंकि शेयर प्राइस भी ग्रो कर रहा है। इसलिए ये इस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। ऐसी कंपनी को तो बिल्कुल जो इन्वेस्टर है तलाश में रहते हैं। अब देखिए ये चार्ट का मैंने डाला हुआ है स्लाइड्स में। देखिए किस तरह से शेयर प्राइस ग्रो कर रहा है। यहाँ भी पहले भी 2020 से 21 तक में बढ़ा था, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। तो 2021 से लेकर के 2023 तक मार्केट साइडवेज था। तो हर कंपनी की तरह ये भी उस समय शेयर प्राइस ग्रो नहीं किया, क्योंकि पूरा मार्केट ही कंसोलिडेशन फेज में था। लेकिन जैसे ही मार्केट ठीक हुआ, तो ये भी ग्रो करना शुरू कर गया मार्केट के साथ में। और हम 15 महीना मुश्किल से हुआ है, उसमें 4 गुना रिटर्न ये दे चुका। तो अब हम लोग आगे के बारे में यदि अंदाज करें, चूंकि इसका सब कुछ फंडामेंटली अच्छा है और प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ग्रोइंग है, ईपीएस है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी इसको करना चाहिए। लेकिन चूंकि शेयर मार्केट है, इसमें गारंटी कभी भी नहीं रहता है कि ये रिटर्न अभी 15 महीना में 4 गुना दिया तो आगे 15 महीना में 4 गुना देगा ही। हो सकता है 10 गुना दे दे, और हो सकता है यहाँ से निगेटिव रिटर्न भी दे। तो हम लोग इसलिए ट्रांच में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो एक भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस से कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। तो फिर मैं चूंकि हर अभी इसको ये फर्स्ट ट्रांच है, और पहला ट्रांच यदि आपके पास नहीं है तो फर्स्ट ट्रांच अभी आप ले सकते हैं, और सेकेंड ट्रांच में फिर अगले महीना इसके बारे में आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें कि मैं सारे कंपनी को कवर करता हूं जिस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो उस समय मैं अपडेट करूंगा कि अब आगे क्या करना है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो आपको यदि आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए यदि किसी अन्य कंपनी के बारे में आप मेरी राय चाहते हैं। और यदि अभी तक आप में से कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।